आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 14 है गणितीय कथनों की जांच करना और प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन हल करें, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में आए अ और ब 2 दिया है, ठीक है। अ को हल कर रहा हूँ, इसका 4 तक हल कर दिए थे। 5वां छोटा छोटा है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं, कुछ लिखना बस है, सही या गलत है कारण देना है हमको। तो इसका एक कथन है ये कि 5वें का कि p का क्यूब बड़ा है या बराबर है p से, और यहाँ पे p क्या है, i मतलब समझ लेना, p यहाँ पे पूर्णांक संख्या है। और अ का कथन है ये, अ का कथन ये था कि n परिमेय संख्या था, और सेम टू सेम है, कथन वही है, लेकिन ये परिमेय संख्या के लिए, ये कथन क्या है इसके लिए, पूर्णांक के लिए। तो क्या ये कथन या यही कथन पूर्णांक के लिए लागू होगा? तो नहीं लागू होगा भाई। यहाँ पे क्या है, p बड़ा होना चाहिए, p का क्यूब बड़ा होना चाहिए p से, या बराबर में होनी चाहिए। तो यह कथन सही नहीं है, क्वेश्चन में था और फटाक से काट दिया था वीडियो को, तो इसलिए ये नहीं, यह कथन सही नहीं है, ठीक है, नहीं है। जैसे p बराबर -2 या 2 लेने पर, देखो p के स्थान पे ये क्या है, इंटीजर में क्या होता है, माइनस संख्या 0 और प्लस संख्या दोनों आती है, ठीक है, दशमलव नहीं आता। इसमें अभाज्य भिन्न होनी चाहिए और हर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय में सब बता चुका हूँ, ठीक है, पूर्णांक का ये गुण है। तो -2 और 2 लेने पर दिखाता हूँ, ये इसी कंडीशन को लिख रहा हूँ। -2 का क्यूब किया तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, बराबर माइनस है, विषम है, घात तो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक देती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -2 बड़ी है p से, ठीक है, और ये छोटी आ गई है, बड़ी होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए या बराबर में होनी चाहिए, ठीक है, एक बड़ी ये तो हो गई, और से बड़ी है p, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, और दूसरा एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। 2 का क्यूब करते हैं तब इसका क्या होता है, 8 आता है। तो देखो यहाँ पे ये 2 बड़ा है और ये छोटी है, यहाँ पे ये छोटी है, ये बड़ा है, तो कुछ तो है यहाँ पे, इसलिए ये कथन सही नहीं है। कैसे नहीं है, देखो ये फॉलो, देखो -2, यहाँ पे इसको ये पढ़ना कि p का 3 घात से बड़ी है p या बराबर है, ठीक है। घटते क्रम में ना ये बड़ा होगा, ये छोटा होना चाहिए, ये हमेशा छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन तो सही है। और ये कंडीशन देखो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे घन को नहीं गिनना ना, p को देखना, p की वैल्यू में हमने 2 को लिया, -2 को लिया, यहाँ पे 2 छोटा है और ये बड़ा है, तो ये सही नहीं है। जैसे करके ये लिख लेना, ठीक है, जानने वाले समझ जाएंगे। तो अब मैं ब में चलता हूँ, और इसका ये देखो x² बराबर 1 है, तो x बराबर 1 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 कथन दिया है, आप इन तीनों को देखो, फिर क्वेश्चन को, फिर इसका हल बताता हूँ। इसमें दिया है, ब में दिया है x² बराबर 1, ये है अंतर्भाव का साइन चिन्ह। अगर x² बराबर 1 है तो x के स्थान पे क्या होगा, x के स्थान पे 1 है करके बताया है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो क्या यह कथन, इस कथन को यदि तो के रूप में लिखिए बोला है। पहला का हल यह है यदि तो के, यदि x² बराबर 1 है तो
x बराबर 1 होगा, कुछ नहीं है। दूसरा यदि तो वाला मैंने कथन एक बार लिखाया था कहीं पे इससे पूर्व में, ठीक है। तो अब यह देखो दूसरा क्वेश्चन, क्या यह कथन सही है? क्या यह कथन सही है? जरूरी नहीं कि x के स्थान पे एक, मतलब यहाँ पे कहा है कि x के स्थान पे 1 रखना है करके, तो यह कथन सही नहीं है। नहीं है, नहीं, यह कथन सही नहीं है। क्यों कि यहाँ, क्योंकि x के स्थान पर 1 या -1 रखने पर x स्क्वायर बराबर 1 ही होगा, ठीक है। कारण है, आप -1 रख के देख लो। बताते आता हूँ कि माइनस है लेकिन ये वर्ग है ना, वर्ग तो धनात्मक संख्या ही लाएगा। आपको बताते आता हूँ यह चीज़ें। ये देखो -1 है, वर्ग किए फिर भी 1 है, और ये क्या है, 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। समघाते क्या है? समघाते धनात्मक आंसर लाता है, ठीक है। वर्ग रहे चाहे 4 रहे 6 रहे, विषम जो है ऋणात्मक लाता है। विषम यहाँ पे बता चुका हूँ, ऋण है ना, ये विषम है और ये ऋण है तो ऋण लाया है। ये धन है तो धन नहीं, यहाँ पे धन है तो धन आया है, ठीक है। तो ऐसा, और इसका तीसरा यह देखो, यदि दिया यहाँ पे x सदस्य नहीं है प्राकृतिक संख्या का, तो क्या यदि, तो यह क्या कथन सही है? अगर n मतलब प्राकृतिक संख्या का सदस्य नहीं है x, मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? n बराबर होता है 1 2 3, ठीक है, 0 नहीं, ये प्राकृतिक संख्या है। तो x यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या ही है। अगर ये ऋणात्मक हो, जो यहाँ पे मैंने कहा है, तो यह कथन सही होगा। ऋणात्मक लेने पर यह कथन सही नहीं होगा, ठीक है। तो यह कथन सही नहीं है। तो प्राकृत संख्या, इसको n से प्रेजेंट करते, n नहीं होने पर यह कथन सत्य नहीं है, यह सही नहीं, अपनी भाषा में जो भी लिखो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सब वो दिया जी, कथन दिया है, गणितीय कथन। तो क्वेश्चन 3 यह देखो, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य बताने, सत्य, और उसका उत्तर का जो कारण है वो भी लिखना है। तो इसमें आप क्वेश्चन देख लो, सबके एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। पहला का आंसर ये होगा, सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं। बहुभुज मतलब क्या होता है? बहुभुज क्या होता है? वह त्रिभुज भी होता है, चतुर्भुज भी होता है, पंचभुज भी होता है, ठीक है। मतलब 2 या 2 से अधिक भुजाएं, 2 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए, 3 या 3 से, ठीक है। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, जितने भी इधर आते हैं सभी बहुभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल कहा है कि सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं, नहीं सभी बहुभुज पंचभुज नहीं होते, क्योंकि त्रिभुज और चतुर्भुज लिख लेना, ठीक है, भी बहुभुज होते हैं।
ऐसा कारण बताना है हमको। और क्या सभी षष्ठभुज बहुभुज होते हैं? तो हाँ, हाँ ठीक है, हाँ षष्ठभुज, पंचभुज के बाद षष्ठभुज वो भी बहुभुज होता है, ठीक है। हाँ, कारण क्योंकि दो या दो से अधिक भुजाएं हैं, ठीक है। क्योंकि षष्ठभुज, क्योंकि षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती है, भूल लिख सकते हो, भुजाएं होती है, ठीक है। जो कि 6 भुजाएं क्या है? बहुभुज है, मतलब एक से अधिक आप लिख सकते हो, बहुभुज की परिभाषा भी लिख सकते हो और अपने अनुसार जो भी देना दे सकते हो। लेकिन और इसका क्या है, सभी सम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती, गलत है ना? नहीं, गलत है। और क्षमा करना, इसमें सत्य असत्य लिखना था ना, तो ये नहीं, ये असत्य और ये सत्य और ये असत्य है, ठीक है। क्योंकि 2 से सभी सम संख्याएं भाज्य होती है, सम संख्याएं भाजित हो जाती है, सम संख्या की परिभाषा से, ठीक है। तो इसमें चौथा यह देखो, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है। तो जी कुछ संख्याएं अपरिमेय होती है, सत्य है, ये सत्य है, सत्य है, क्योंकि सत्य है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या अपरिमेय व परिमेय संख्या से मिलकर होती है, बनी नहीं होती है। और इसमें सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, तो ये होमवर्क है, ठीक है। जो ये लिखे ना, इसमें दिया था सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है, तो असत्य लिखना, ठीक है। असत्य लिखना, फिर वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्या से मिलकर होती है, ठीक है। यही लिख लेना, सेम टू सेम दिया है। अब चौथा क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका। इसमें सीखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। कुछ दिया हुआ है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, उसके गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के। तो इसमें कोण भी 80 डिग्री है, तब हमें समांतर चतुर्भुज के अन्य कोणों के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? यानी एक कोण दिया है तो शेष 3 कोणों को निकालना है और कुछ नहीं। तो दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD है तथा कोण B बराबर 80 डिग्री। काफ़ी हल किए इसको, शायद बहुत ज़्यादा हल किए हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ जिसकी क्या है, ये ABC, ये D, ठीक है। नाम दर्शाने आना चाहिए, A से शुरू किए तो A B,
अब बी के बाद ए तो ये हो गया, बी के बाद जो भुजा ये सी होगी, सी है, ये बी हो गया, बी सी के पहले बी हो गया तो सी के बाद ये डी हो गया, ठीक है। तो ये कोण दिया है 80, ठीक है, 80 डिग्री। तो हमको एक समांतर चतुर्भुज का मैं वो बताता हूँ, आगे हल करेंगे। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पहला। दूसरा, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण बी और डी सम्मुख कोण है, और आसन्न कोण में, आसन्न कोण मतलब दो कोण जुड़े हो, यहाँ पे ए बी आसन्न कोण है, ठीक है, और सी डी आसन्न कोण है, और यहाँ पे ऐसा भी हो जाएगा ना, ए और डी आसन्न कोण मतलब ये कोण एक ही भुजा से जुड़ी हो, ठीक है। आसन्न मतलब जुड़ा हुआ, आसन्न भुजाएं होती है, आसन्न कोण भी होते हैं, ठीक है। तो आगे यह है कि चूंकि कोण बी बराबर कोण डी, क्यों, सम्मुख कोण, तो कोण बी बराबर दिया 80, तो 80 रख दिया बराबर कोण डी की वैल्यू 80 आ गई। आप इसको उल्टा लिख सकते हो, इसलिए लिखेंगे चूंकि बाद इसलिए। और कोण ए बी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप डी भी यूज कर सकते हो, डी के भी तो आ गया है, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि समांतर आसन्न कोण क्या 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज में ना, सामान्य चतुर्भुज में दोनों कोण बराबर नहीं 180 डिग्री नहीं होते हैं, तो चीज़ों को याद रखना भी आवश्यक है। समांतर उसमें लेसन 12 में अच्छे से बताया था समांतर का, ठीक है। तो कोण बी कितना दिया है 80 डिग्री, तो कोण बी के सामने रख देता हूँ 80 प्लस कोण ए की वैल्यू निकाल आ गया, ठीक है। तो कोण ए को इधर रखता हूँ, बराबर करता हूँ, इधर 180 डिग्री है, ये प्लस में, तो इधर आके माइनस, इधर हल करता हूँ, कोण ए बराबर आया 180 में 80 घट गया तो 100 डिग्री। कोण बी डी और ए का निकल आया, ए का अगर ये 80 आया है, ये 100 आया है, ए और सी आपस में सम्मुख कोण है, एवं कोण ए बराबर है कोण सी, क्यों, सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण लिख लेना, ठीक है। हम यहाँ पे लिख चुके तो नहीं लगेगा। कोण ए की वैल्यू दिया है 100 रख दिया बराबर कोण सी। तो निष्कर्ष लिखे हम, निष्कर्ष समांतर चतुर्भुज के अन्य कोण ए बराबर 100, कोण डी बराबर 80 एवं कोण सी बराबर 100 डिग्री होगा। ये है निष्कर्ष। कुछ नहीं, ऐसे बहुत हल किए थे, ठीक है। अब 5 और 6 तो हल करा दिया था, 7वां यहीं पे देखो, 5 और 6 हो गए, ठीक है।
7वां क्वेश्चन का हल यह देखो, निम्न कथनों में तार्किक संबंध बताने हमको, तो और अंतर्भाव का चिन्ह का उपयोग करना। अंतर्भाव का चिन्ह का उपयोग करना बताया था, कुछ नहीं है, जो प्रमुख है उसको पहले रखेंगे और जो उससे संबंधित है उसको पीछे लगाएंगे। तो ये 3 दिख रही हैं आपको, देखो अब इसका क्या क्या है। पहला का वो बताता हूँ मैं आपको, आप देखना बुक में। पहला का हल है, इसमें दिया था ए, दिया इसमें ए और बी दिया इसमें, त्रिभुज ABC के सभी अंतःकोण बराबर है। देखो त्रिभुज के अंतःकोण बराबर है मतलब तीनों कोण बराबर है ना, तीनों कोण बराबर है। तीनों कोण बराबर किसका होता है? समबाहु त्रिभुज का। तो त्रिभुज ABCD एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोनों मुख्य है ना, आप ऐसा लिखना A अंतर्भाव B या B अंतर्भाव A, क्योंकि यह कथन दोनों दिशा में सही है। कथन क्या था? कथन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये लिख दिया मैं कि अंतःकोण जब बराबर है तो वह एक समबाहु त्रिभुज है, और जब समबाहु त्रिभुज है B तो उसके अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो दोनों दिशा में सही है। और दूसरा यह देखो, ये इसमें कुछ सीखने को है। इसमें T और S दो दिया है पात्र, और T दिया है PA बराबर 0, और यहाँ पे X माइनस A है ब्रैकेट इनटू में, और बहुपद PX का गुणनखंड है। तो इसमें यह क्या है कि यहाँ T PA बराबर 0, मतलब ये शेष फल है, और X माइनस A ये भाजक है। भाजक और भाज्य बोलो या बहुपद बोलो, ये भाजक है, ये ठीक भाजक है, एवं बहुपद क्या है? बहुपद PX, इसको बहुपद बोलो या भाज्य बोलो, दोनों है, ठीक है, बहुपद या भाज्य है। तो यहाँ करके इसको ऐसे लिख लेना। तब क्या है, आपको एक चीज़ मालूम नहीं होगा, अगर शेषफल, ये गुणनखंड प्रमेय है, इसको लेसन 1 में पढ़े थे और मैं इसको फिर से रिवाइज करने गया था, तो पृष्ठ क्रमांक या नंबर 14 में है, ठीक है। तो ये भाजक है, ठीक है। अगर शेषफल 0 होते हैं तो क्या है, भाजक और भाज्य आपस में गुणनखंड होते हैं। आपस में दिखाता हूँ आपको, हमारे बुक में ऐसे दिए रहेंगे 25, 5, ये क्या है, 25 क्या है, 5 क्या है, भाजक है, 25 क्या है, भाज्य है। अगर 5 से ये देखो, 5 पंचे 25 माइनस कर दिया, 0 आ गया। 0 क्या है, शेषफल है, और 5 पंचे 25, 5 बार में गए ना, तो ये भाग फल है। तो ये क्या है, गुणनखंड प्रमेय है। यानी भाजक से जब कोई संख्या पूरी तरह से चला जाए और शेषफल कुछ न बचे, 0 बचे, तो यह गुणनखंड है। कैसे देखो, भाज्य 25, गुणनखंड मतलब गुणा है, एक खंड दो खंड, एक खंड दो खंड, खंड में ना 25 को हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंड में, ऐसे मतलब 25, यहाँ पे देखो ये 5 है और भागफल भी 5 है। तो ये भाज्य जो होता है ना, गुणनखंड होता, ये 5 जो है भाज्य का गुणनखंड होता है, यानी 5 5, ठीक है। देखो 5 5 से 25, ये
तो ये गुणनखंड प्रमेय है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, अतः करके लिखा, यदि शेषफल 0 है तो ये दोनों एक दूसरे के गुणनखंड होते हैं। तो आप दोनों दिशा में सही है ये भी, इसको टी एस लिखना या एस टी लिखना। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा, और अगर 0 शेषफल है तो ये दोनों आपस में गुणनखंड है, ठीक है। तो इसको, क्योंकि यह कथन दोनों दिशा में सही है, यह दोनों दिशा में सही है क्योंकि गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। अब ये तीसरा देखो, गुणनखंड प्रमेय पृष्ठ क्रमांक 1 में मिलेंगे, ठीक है, और पढ़ा चुका हूँ ना, ठीक है। तो लास्ट 7वां है, तीसरा यह देखो, इसमें पी क्यू 2 पात्र दिया है और x और y 2 विषम संख्या है, और क्यों दिया है x प्लस y एक सम संख्या है। तो इसमें क्या है, ये p अंतर्भाव क्यों आएगा, क्यों? क्योंकि 2 विषम संख्या का योग सम होता है, सम होता है, ठीक है। दो संख्या, कोई भी दो संख्या आप लो, कोई भी, मान लो 11 ले लिया, और एक संख्या ले लूँ कितना, 3 ले लो, 11 और 3 14, सम संख्या हमेशा ही लाएगा, ठीक है। तो P विषम संख्याओं को बता रहा है, और क्यों, योग को। तो विषम संख्या पहले आएगा, फिर योग सम संख्या पीछे आएगा, तो ये केवल एक ही दिशा में है ये। अब एक चीज ये है, इसमें एक इसमें ना प्रति धनात्मक दिया है, प्रति धनात्मक दिया है, कथन दिया है ना बाकायदा। तो प्रति धनात्मक का मतलब होता है कि तार्किक रूप एक ही हो लेकिन कथन अलग अलग हो, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, तार्किक रूप एक ही हो लेकिन जो कथन है अलग अलग हो, तो ये प्रतिधनात्मक होता है। जैसे क्या है, अरे ये 25 इसको ऐसे लिखेंगे कि एक संख्या 25 से भाज्य है, एक संख्या 25 से भाज्य है। भाज्य मतलब भाग कर लेगा पूरी तरह से, ठीक है, शून्य शेषफल लाएगा। तो वह 25 से भाज्य है, जैसे 100 25 से भाज्य है, ठीक है, पूरी तरह से ये संख्या लाएगा और 4 आंसर लाएगा, जो भी रहे। शेषफल नहीं है, ये भागफल है ये, तो शेषफल 0 है यहाँ पे। तो ये 100 भी 5 से भाज्य होगी, तो वह संख्या 5 से भी भाज्य होगी। तो इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखना, इसको डिलीट करना। अब इसका प्रति धनात्मक लिखता हूँ, ठीक है। एक कथन ये है, ठीक है, तार्किक रूप एक ही रहेंगे, देखना, ठीक है। और एग्जाम्पल में ये 100 को आप 100/25 करना और 100 को 5 से करना,
जब 5 से भाग जाए 100 तो वो ये जो 100 है वो 100 जब 25 से भाग जाए तो 100 5 से भी चला जाएगा। ये है गणित में सब ये शब्द आ जाते ना तो वो होता है। तब ये है एक संख्या 5 से भाज्य है, मान लो वह 100 ही है। जस्ट उल्टा लिख रहा हूँ, 5 इधर सेकंड में था, 25 फर्स्ट में था, अब 25 सेकंड में है, 5 फर्स्ट में है, 5 से भाज्य है। प्रति धनात्मक लिखना है तो उल्टा लिखना जी, प्रति भाज्य नहीं है लिखना, नहीं है तो वह संख्या क्या है, 25 से भी भाज्य नहीं होगी। प्रति धनात्मक में देखो कथन वही है, कथन वही है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। 25 से भाज्य है कोई एक संख्या यदि, तो वो 5 से भी भाज्य होगी। लेकिन प्रति धनात्मक उल्टा, प्रति मतलब उल्टा होता है, ठीक है। भाज्य से भाज्य 5 से भाज्य नहीं है तो वो 25 से भी नहीं जाएगा। तो ये कथन तार्किक रूप एक ही है लेकिन कथन अलग अलग होता है, ठीक है। बस इसमें ही नहीं, यही है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है और आ भी सकता है भैया। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन यह देखो, यदि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 सम है तो x विषम है। जहाँ क्या है, ये प्रत्येक के लिए क्या है, x, प्रत्येक के लिए x क्या है, पूर्णांक संख्या, मतलब x यहाँ पे पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक मतलब या तो माइनस से प्लस, माइनस प्लस दोनों संख्या आ सकता है, ठीक है, और 0 भी आ सकता है। तो यहाँ क्या समझे, यही कि यहाँ पे x 2x दिया ना, ये एक क्या है, द्विघात समीकरण है। x विषम है तो ये पूरा सम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रति धनात्मक रूप में लिखूं, हल में लिखता हूं प्रति धनात्मक रूप से लिखता हूं। यदि प्रति धनात्मक, x विषम बोले ना तो नहीं लिखेंगे ना। देखो यदि x विषम नहीं है, जब x विषम नहीं है तो ये भी सम नहीं होगा। तो x स्क्वायर 6x प्लस 5 सम नहीं होगा, यही है। लेकिन ये हल नहीं है, अब हमें हल करना है। हल कैसे करें, सम नहीं है, ठीक है। अब देखो x विषम नहीं है, इसका तात्पर्य क्या है, या दो चीजें होती ना, या तो सम होता है या विषम होता है। प्रति धनात्मक रूप में हमने क्या लिया, x विषम नहीं है, तो जब x विषम नहीं है तो क्या होगा, सम होगा निश्चित रूप से। तो यहां अब x सम संख्या होगा। प्रति धनात्मक उल्टा हो गया ना भाई, यहाँ पे ये सम है, यहाँ पे ये x विषम है, ठीक है। अब x विषम ही नहीं है, यानी ये सम हो गया और ये विषम हो गया, तो x होगा। अतः x बराबर हम 2k लिख सकते हैं, जहाँ ये k किसका है, इंटीजर है, ठीक है। k एक पूर्णांक संख्या है गणितीय भाषा में, और ये 2k कहाँ से, सम
पूर्णांक परिभाषा से लिख लेना, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना। हम 2 के लिखते आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या सम है तो उसको 2 के लिखते हैं और विषम है तो +1 और जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे x के स्थान पे हम, क्षमा करना ना, x के स्थान पे ये 2 के रख देता हूँ। अब अर्थात करके लिख लो, अर्थात 2 के स्क्वायर माइनस 6 x के स्थान पे 2 के +5, ठीक है। अब इसको हल करके देखता हूँ अगर आ गया कुछ। ये होनी चाहिए x विषम आनी चाहिए, यहाँ पे x विषम आनी चाहिए, ठीक है, x विषम आनी चाहिए। तो हम x विषम लेंगे, 2 का वर्ग 4 k का स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 k का k +5। अब मैं वो बोलता हूँ ना कि हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो 2 का लेंगे, ठीक है। 2 का क्यों लेंगे? क्योंकि हमें करना क्या है, क्या सम या विषम बनानी है ना। तो 2 उभयनिष्ठ लेता हूँ, ये 2 लिया तो उभयनिष्ठ निकालना बताता हूँ। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 बार में कट रहा है, ये k स्क्वायर नहीं कटेगा, ठीक है, माइनस 2 छक्के 12, k को k रख देते हैं, ये +5। अब हम इसको, यहाँ पे k है तो हम m मान सकते हैं, ठीक है, यही बताया था। अब क्या है, इसके स्थान पे माना 2k स्क्वायर माइनस 6k बराबर कुछ भी मानो, k मानो, m मानो, k नहीं मान सकते, लेकिन अब दूसरा कुछ भी, x भी नहीं मान सकते, यहाँ पे दिया है तो मैं k दिया है तो m मानता हूँ, m, जहाँ m पूर्णांक संख्या है, ठीक है। आप इसके सामने ऐसा भी लगा सकते हो, उल्टा a। तो बस अब इसके स्थान पे मैं m रखता हूँ, अतः ये 2 लिखा, इसके स्थान पे हम पूरा m रखते हैं +5, और इस +5 को अब फिर तोड़ना पड़ेगा ना भाई, +5 को फिर तोड़ना पड़ेगा ना हमको, तभी तो होगा ये। अब फिर तोड़ो भाई दोबारा, यहीं पर तोड़ना था हमको, तो मुझे यहीं पे तोड़ना था इसको यहीं पे तोड़ना था, ताकि 1 तभी आएगा ना, तभी तो विषम कहलाएगा, 2m + 1 होनी चाहिए। तो इसको आगे लिखना आप 2, नहीं जी, यहाँ पे टूटना है इसको, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम गलत करते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 12k, 1 करेंगे ना, 5 दिया है तो 4 + 1। अब इसका निकालता हूँ मैं, 2 निकालूंगा तो इसका 1 का 1 हो जाएगा, 4 का, ये 12 तक तो यहाँ पे लिख दिया था, 2k स्क्वायर माइनस 6k। अब 2 निकाला तो 4 का 2 दूनी 4, ये +1, तो ये +2 है ना, ये पूरा +2 है, और ये 1 होगा, 1, ठीक है। अब ये आ गया इसके स्थान पे, तो यह क्या है, यह क्या है, एक विषम पूर्णांक है, यह एक विषम पूर्णांक है। इसका मतलब क्या समझे हम कि अगर x विषम है, इसका मतलब क्या समझे कि x विषम है तो ये सम होगा,
ठीक है। और अगर ये विषम नहीं है, सम रहा, अगर ये सम है तो ये विषम होगा, ठीक है। तो हम कौन सा कथन लें, जो भी लो, ये दो दो कथन लिख चुके हैं ना इसका, तो अर्थात यह होगा कि x विषम नहीं है, क्योंकि हम इस कथन को सिद्ध किए हैं, ठीक है। इसका प्रतिधनात्मक ले लिए हैं, विषम नहीं है। और ये सिद्ध करने का तरीका है प्रतिधनात्मक ने, यह नहीं बताया सिद्ध करने का, प्रतिधनात्मक सिद्ध करने का सिद्धांत है। कुछ चीज़ों को सीधे नहीं कर सकते, उसको प्रतिधनात्मक बनाते हैं। x विषम नहीं है तब x² - 6x + 5 भी सम नहीं होगा। हो सके समझ ना आया हो, पर यही है। हम इसका वो कर दिए थे, प्रतिधनात्मक उल्टा बना लिए थे। अब उल्टा को ही सिद्ध किए, तो जिसको सिद्ध किए उसको ही लिखा हूँ मैं, यह है। तो सोचा था आज कंप्लीट हो जाएगा करके। प्रश्न वाली 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न वाली 3 का पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, बड़ा आसान सा है। देखो, सिद्ध करो कि n बहुभुज जहाँ n से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या बराबर में होने चाहिए, ठीक है, 3, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, कि अंतःकोणों का योग n और लार्ज ब्रैकेट इंटू 180 - 360/n दिया है। सिद्ध करने इसको, तो बहुभुज दिया है ना, तो हल यह है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसको अच्छे से बताता हूँ, कुछ नहीं लिखना बस है। हल में दिया है, चूंकि हम जानते हैं कि दिया करके लिख लेना भाई। दिया है n 3 और सिद्ध करना है n 180 360/n, ये डिग्री थी। सिद्ध करना करके लिखना, n बराबर ये दिया करके बहुभुज लिखना, फिर n बराबर 3 लिख लेना, ठीक है। ऐसे तो हम जानते हैं कि बहुभुज यहाँ पे क्या है, सम बहुभुज लेता हूँ, ठीक है। बहुभुज या तो 3 क्या है यहाँ पे, बहुभुज जहाँ भुजाओं की संख्या 3 हो या बराबर में हो, ठीक है। तो हम सम बहुभुज लेता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसकी सभी भुजाएं बराबर है करके क्वेश्चन में ही दिया था। तो एक समभुज, हम जानते हैं कि सम बहुभुज भुज की, इसको सिद्ध कर रहा हूँ कि अगर इसको नहीं लिखोगे तो अब भी चलेगा, ठीक है। वो हल दिया करके नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन तो लिखोगे, दिया करके लिखना भाई। समबहुभुज की क्या है, बाह्य इसमें क्या दिया था, n बराबर दिया है, भुजाएं दिया है, और इसमें अंतःकोण दिया है ना, तो हम अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों से सिद्ध कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुभुज की बाह्य कोणों का योग 360°/n होता है, ये वाली, ठीक है, बाह्य कोण। और इसको सिद्ध करके बताता हूँ डायग्राम से। एवं सम बहुभुज की बाह्य एवं अंतः कोणों का योग
180 डिग्री होता है। ये वाली देखो 180 क्या है, बाह्य और अंतः दोनों का योग है, और ये 360 बड़ा भले दिख रहा है लेकिन बटा में है ना भाई, बटा में यानी ये छोटा है, ये केवल बाह्य कोण है। समबाहुभुज, तो कोई भी समबाहुभुज ले सकते हैं। समबाहुभुज में क्या है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज आते हैं, ठीक है, जिसकी भुजाएं बराबर हो। तो एक मैं आपको कारण डायग्राम से समझाता हूँ। ये क्या है, एक मैंने बना दिया, मैं क्या बना दिया, एक समबाहुभुज बना रहा हूँ जो कि है, अब तीनों भुजा बराबर बनाना, ठीक है। ये और बाह्य कोण और आंतरिक कोण, ए बी सी हो गया, ये एक्स ये वाई। तो यहाँ आप नीचे लिखना, यहाँ बहुभुज या एक समबाहु त्रिभुज में, बहुभुज चतुर्भुज भी होता है, ठीक है। चतुर्भुज पंचभुज मतलब 3 से अधिक भुजाएं में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो मैं दिखा रहा हूँ ये कि बाह्य, ये क्या है, बाह्य, ये अंतः कोण है 60, बाह्य योग पूरा 180 होता है, तथा इसके एक शीर्ष या कोण ए पर आप देख सकते हैं कि बाह्य व अंतः कोणों का योग, सीधा हम लिख सकते हैं कि योग बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि रेखीय युग्म अभिगृहित से, ठीक है, चूंकि करके लिख सकते हैं, पूरा कोण बताने की जरूरत नहीं, एक्स ए बी वाई ए बी और ए बी ए ऐसे करके बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये पूरा 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। आपको बताते आता हूं कि एक रेखा में होता है, तो ये पूरा 180 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो रेखीय युग्म आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है कहीं पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 60 है, तो ये सिद्ध कर रहा हूँ ना, ये आपकी जानकारी के लिए है। तो आगे लिखना आप यहाँ इस डायग्राम को दिखाने के लिए है था। अब इसके बाद तो प्रत्येक पूरे 180 डिग्री होता है, पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पर भी लिखा हूँ, वहीं पे यहीं पे ये भी लिखा हूँ, ठीक है। दोनों का 180 डिग्री होता है, दोनों को एक। तो जो
बहुभुज है, या करके नहीं लिखना, यहाँ समभुज, यहाँ एक समभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे ऐसा बना है, ये 60 डिग्री दिया है और पूरा 180 डिग्री है भाई। 180 में क्या है, 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 120 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, क्योंकि ये भुजाएं एक समान है तो ये कोण भी बराबर है, ठीक है। तो आप एक समझने की कोशिश करना कि समबाहु त्रिभुज, इसमें लेता हूँ, इसमें कि बाह्य कोण का, यहाँ पे बाह्य कोण का योग कितना दिया है, 120 दिया है और आंतरिक दिया है 60, दोनों मिला के 180 है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ लिखा हूँ यहाँ पे कि समबाहुभुज की बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री बटा n होता है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, ठीक है। तो 3 लिखा, 3 कोण होते हैं, 3 कोण और 360 डिग्री। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 0 का 0। तो देखो समान होनी चाहिए ना, समबाहु त्रिभुज है इसलिए समान है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। देखो ये समान होनी चाहिए भुजाएं, ठीक है। कोण बराबर होनी चाहिए, भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। समभुज में भुजाएं बराबर होती है तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये 120 होगा। पूरी कितनी है, 180, और हमने एक त्रिभुज लिया है तो त्रिभुज क्या है, समबाहु है। समबाहु है तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो जब ये 60 है और ये पूरा 80 है तो ये जो शेष 2 कोण बचे हैं वो 120 है। 60 60 120, यही कह रहा हूँ मैं। ये बाह्य और अंतः देखो 60 60 60 को तीनों को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 दोनों क्या है, बाह्य है, और एक ये बीच वाला अंतः कोण है। और बाह्य और अंतः कोणों का योग होता है 180। यह कह रहा हूँ मैं समबाहुभुज में, चाहे ये त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप अब पूरा होता है बाह्य और अंतः मिला के 180। 180 में हम केवल बाह्य को घटा देंगे तो ये बाह्य है, ये दोनों का है, बाह्य और आंतरिक दोनों का है, और ये केवल बाह्य का है, बाहर का। अब दोनों में हम बाहर का घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वो आंतरिक आएगा, ठीक है। आंतरिक देखो यहाँ पे 120 लिया है ना मैंने, 120, यहाँ पे 180 है, ठीक है। ये क्या है, 120 मैंने निकाला था बाह्य का, ठीक है। 60 60 120, और त्रिभुज ये 180 क्या है, दोनों का है, बाहर का और अंदर का। तो 180 में 120 घटा देंगे तो 60 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये भी 60 है, ठीक है। तो ऐसा है, उल्टा करो या पुल्टा वही आनी है। तो प्रत्येक, इसमें यहाँ पे अंतः बोला है ना, तो प्रत्येक अंतः कोण बराबर होगा कितना, प्रत्येक अंतः कोण 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बटा n, या आप इसको लिखो प्रत्येक अंतः कोण बराबर होगा समबाहुभुज के बाह्य व अंतः कोणों के योग माइनस समबाहुभुज के बाह्य
ये बाह्य और ये दोनों का है, बाह्य और अंतः का दोनों का है, ये केवल बाहर का है। ये अंदर और बाहर दोनों का कोणों का योग है, ये केवल बाहर का कोण का है। माइनस समबाहुभुज के बाह्य कोण, प्रत्येक कोण का मान है ये, ठीक है। या करके लिख लेना, दोनों लिखोगे तो चेक करने वाले वाह बोलेंगे और क्या। अब प्रत्येक का है ना, इसलिए एवं लिखता हूं जी, एवं सभी अंतः कोणों, सभी अंतः कोण बराबर होगा n गुणा में प्रत्येक अंतः कोण, n गुणा में प्रत्येक अंतः कोण। चूंकि लिख लेना यहाँ n बराबर क्या है, भुजाओं की संख्या है, ठीक है। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। हो सकता है आपको समझ नहीं आए, भुजाओं की संख्या क्या है। देखो त्रिभुज में 3 लेंगे, चतुर्भुज में 4 लेंगे भुजाओं की संख्या, और बराबर भुजाओं की संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था पंचभुज में 5 लेंगे भाई। तो ये सभी समबाहुभुज में, मैं एक त्रिभुज का उदाहरण दिया ना, आप वो चतुर्भुज पंचभुज, ये एक उदाहरण है। आप डायरेक्ट इसके बाद आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, अगर ये नहीं लिखे तो। ये आपके समझाने के लिए लिखा था, अगर आपको समझ में आ गए तो, ठीक है। बाहर का है, ये अंदर का है, पूरा 180 है, ठीक है। अंदर मालूम है तो आप बाहर का निकाल सकते हो, बाहर मालूम है तो आप अंदर का निकाल सकते हो। तो बस हमें बाहर और अंदर दोनों का मालूम है 180, और केवल बाहर का, अंदर का नहीं मालूम है। हमें पूछा है अंतः कोणों का योग, तो ये है बस। अतः या इसलिए सभी, इसमें पूछा था अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोण या कोणों का योग लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सभी कोण जोड़ दिए जाएंगे ना, कोणों का योग बराबर n को मैं लिखूं, अब इसको ब्रैकेट में लिखता हूं, चूंकि बड़ा ब्रैकेट है। 180 डिग्री को बाहर दिया है भाई, तो डिग्री को बाहर लिखता हूं, होगा सिद्ध हुआ करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे n यहीं पे है और ये यहाँ पे है, गुणा के स्थान पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और बुक में डिग्री को यहाँ पे दिया है तो मैं डिग्री को यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये 360 डिग्री है, 180 डिग्री है, n भी भुजाओं की संख्या यहाँ पे, ठीक है। तो यही था इसमें, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसकी होता है करके लिखना, तो प्रत्येक अंतः कोण ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन ये समझाने के लिए था। बाह्य और अंतः पूछा था, 180 यहाँ पे बाह्य और अंतः है, और केवल ये बाहरी कोण का मान है। आप त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना, और ये क्यों भुज समभुज के लिए है, समभुज के लिए मतलब भुजाएं बराबर है, ठीक है। 3 रख के देख लेना, 120 आएंगे। 120 में त्रिभुज के लिए 3 रखोगे ना, और त्रिभुज क्या होता है, अगर समबाहुभुज है तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो 3 रखना, 120 आएगा। 120 को आप 180 में घटा दोगे तो आंतरिक कोण का मान 60 निकल आएगा। मैं यह कह रहा हूँ, एक बार और समझा दूं क्या इसको। देखो ठीक है, इतना ही समझना भाई। बाह्य प्लस अंतः कोण का योग कितना है, 180, और सम बहुभुज, हम यहाँ पे ना सम बाहु त्रिभुज ले रहे हैं, जिसमें 3 बराबर क्या है, भुजाएं हैं। 3 बराबर भुजाएं हैं, 3 बराबर भुजाएं
भुजाएं बराबर है तो इनके कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो बाह्य प्लस अंतः और इसके बाह्य कोण का योग 360 बटा n। भुजाओं की संख्या n के स्थान पे आप रखोगे 3, क्योंकि त्रिभुज के लिए निकाल रहे हैं। चतुर्भुज के लिए निकालोगे चारों भुजाएं बराबर यानी वर्ग बनेगा, ठीक है। तो अगर 4 रखोगे तो 4 निया 36, 90 90 आएगा देखो। और चतुर्भुज यानी वर्ग, चारों भुजाएं बराबर और इसके प्रत्येक कोण 90 90 डिग्री का कोण। लेकिन बाह्य के लिए होगा ना, बाह्य के लिए, बाह्य में भी यहाँ पे 90 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। और अंदर भी 90 डिग्री, अंदर और बाहर दोनों 90, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री ही आएगा। मैं ये लिया हूँ समबाहु के लिए लिया हूँ ना, और सम बहुभुज के लिए तो कुछ नहीं है भैया। दोनों कोणों का योग 180 है। n रख दिया 360 में और 3, तो ये कितना है 120 आया। और दोनों का अंदर और बाहर का ये पूरा 180 है। हमें इसका बस चाहिए, ठीक है। 180 में 120 घटा दूं तो कितना 60 आया। तो यहाँ पे 60 डिग्री ये वाला कोण। इस तरह से चतुर्भुज में देखो, चतुर्भुज में 60, चतुर्भुज में 4, चारों भुजाएं बराबर है, 4 निया 36। ये क्या है, बाहर का है, ठीक है, ये बाहर का है। अंदर और बाहर का योग भी यहाँ पे 180 ही होंगे, ठीक है। चतुर्भुज में चारों भुजाएं ये वर्ग होगा, ठीक है। तो इसका हम अगर ऐसे करें, बाह्य कोण ऐसा होगा क्या जी, तभी तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 या और यहाँ पे 90 नहीं, यहाँ पे 45 45 बनेगा देखो ऐसे ये। और मान लो ये शीर्ष और यहाँ पे खींच दिए तो ये क्या है, पूरा 180 है ये कोण, ये कोण। बाह्य 90 आएगा, 90 दोनों मिला के यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, ठीक है। 90 90 तो ये 90 आया और ये पूरा 180 है। 180 में 90 घटा दो तो ये अंदर कितना आया, अंदर कितना आया 90 ही आया, ठीक है। ये कितना है 180 है ना पूरा। नहीं समझ आया तो एक बार ऐसे देखना, बड़ा कर लो, एक भुजाएं खींचो, ये पूरा कोण का मान रेखीय युग्म के कारण 180 है। बाहर बाहर अंदर, बाह्य और अंदर का 180, हमें ये वाली कोण जाननी है, ठीक है। तो बाह्य कितना होता है 360 डिग्री, चूंकि चतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर है, तो 4 4 निया 36, 0 का 0 डिग्री। तो ये बाह्य कितना आया 45, ये 45 ये। तो 90 में 180 में 90 घटा दो भाई, तो ये 90 आया, ये वाली 90। ये है ऐसे चेक करने का तरीका, ठीक है। पंचभुज के लिए वैसे ही। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये सब खत्म कर देंगे।